दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी लंबा सफर। अखिला ने कच्ची हल्दी के रंग वाली अपनी साउथ कॉटन की साड़ी के पल्लू से माथा पोंछा। मार्च में भी गर्म हो जाने वाला शहर था त्रिची, लेकिन फिर भी उसको पसंद था। नमकीन हवाओं में मोगरे के फूलों की खुशबू घुली रहती थी। अपना सा लगता था। जब अपना कहने को लोग नहीं रहते तब हम शहरों को, किताबों को, इमारतों को अपना बना लेते हैं। जरूरी है ऐसा करना। सिर्फ 2 वक्त की रोटी और फेफड़े भर हवा से जिंदगी नहीं चला करती। अखिला ने अपने पल्लू के दूसरे छोर से पास ही खड़ी अपनी बेटी विनी का पसीना भी पोंछ दिया। विनी यानी विनीता, उसकी बेटी कम दोस्त ज्यादा थी। ऐसी दोस्त जो ज्यादातर लड़ती झगड़ती रहती, लेकिन कभी कभी उसकी माँ भी बन जाती। लंबे लंबे भाषण देने वाली माँ। एक टिपिकल तमिलियन परिवार के घर की तरह अखिला के घर के दरवाजे भी सुबह 4 बजे ही खुल गए। स्कूल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दिनचर्या 12 महीने एक सी रहती थी। ट्यूबवेल के ताजे पानी से नहाकर वो बालों में सफेद तौलिया लपेटे घर के आंगन में आई। कच्ची जमीन पर हल्का पानी सींचा, झाड़ा, फिर बारी बारी कोलम की यानी चावल के आटे की रंगोली। ये बरसों से चला आ रहा नियम था। बचपन से शायद अब तक किसी दिन भी चूक हुई नहीं होगी। हर दिन कोई नया डिजाइन। ये ऐसी कला थी जो हर माँ अपनी बेटी को विरासत के रूप में सिखाती है। अखिला ने भी विनी को सिखाया था कोलम डालना, लेकिन खुद उसने अपनी माँ से नहीं बल्कि अप्पा से सीखा था। अप्पा के ख्याल भर से उसकी आंखों में पहाड़ों की सुबह जैसी धुंध छा गई। अम्मा कॉफी! विनी की आवाज सुनकर अखिला भीतर भागी। जरा देर हुई नहीं कि उसकी लाडली टेबल बजा के अच्छी भली शांत सुबह को मछली बाजार में बदल देगी। कॉफी छानकर पलटी तो विनी पास में खड़ी थी। व्हाट अ स्मेल! उसने गहरी सांस भरते हुए कॉफी का मग माँ के हाथ से ले लिया और दोनों हाथों से पकड़कर सिप करने लगी, ठीक अखिला की तरह। अखिला ने विनी के हाथ से कप लेकर टेबल पर रख दिया और उसको कस के गले से लगा लिया। हैप्पी बर्थडे बेटा, वो उसके कानों में बुदबुदाई। थैंक्स अम्मा, विनी ने सपाट सी आवाज में कहा और कप वापस उठा लिया। वो गौर से विनी की सूरत देखने लगी, उसके माथे पर उभर आई शिकन को। उसने आगे बढ़कर विनी का माथा चूम लिया। स्माइल, इट्स योर बर्थडे। बर्थडे नहीं अम्मा, वो तारीख जिस दिन मुझको पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और अगर तुम नहीं होती तो। अखिला हैरान रह गई कि 20 बरस हो गए, लेकिन उसकी बच्ची के मन के घाव अब भी हरे थे। हमेशा खुश रहने वाली विनी अपना हर जन्मदिन उदास होकर गुजारती। न चाहते हुए भी उसको याद आ जाता कि अखिला ने उसको जन्म नहीं दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अखिला से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसको तो अपनी अम्मा पर गर्व था, लेकिन उसको दुख अपने ठुकराए जाने का था। विनी जब थोड़ा समझदार हुई, यानी वो अपने रिश्तों को लेकर जब सवाल जवाब करने लगी, तो अखिला ने उसे बताया कि उसने विनी को गोद लिया है, कि अपने अप्पा के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी, कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। उस दिन अखिला की गोद में सर रखकर विनी ने शायद अपनी आंखें भिगोई हों, लेकिन उसका अपनी अम्मा के लिए प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि उस दिन के बाद से उसने अपने पापा को लेकर प्रश्न पूछने बंद कर दिए थे। एक हल्के से तूफान के बाद जैसे सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित हो गया था, लेकिन विनी की उदासी कह रही थी कि उसके भीतर अब भी हलचल बाकी है। अखिला ने अपनी बेटी की पसंद का चॉकलेट पुडिंग बनाया, उस पर जैम से एक स्माइली बनाई और उसके कमरे में पहुंच गई। अम्मा यू आर ग्रेट! विनी ने अपनी अम्मा के कंधे पर सर टिका दिया। उसके माथे की शिकन गायब हो गई थी, लेकिन अखिला का मन अब भी भटक रहा था। शाम को संध्या आरती का समय हो गया। अखिला पूजा घर में आंखें मूंदे बैठी थी। बड़े बड़े पीतल के दियों में लबालब तेल भरा था। वो हथेलियों के बीच न जाने कब से रुई के फाहे को मसल रही थी। विनी ने उनकी कलाई पकड़ ली। अम्मा बाती कब की बन गई, दीपक जला लो। अखिला ने जल्दी से बाती का सिरा तेल में डुबोया और माचिस जला ली। रोशनी में विनी ने अपनी अम्मा की आंखों के गीले किनारे देखे। उसको हंसाने वाली, उसकी उदासियों को मार भगाने वाली अम्मा खुद कभी कभी कितना उदास हो जाती हैं।
वो उनके चेहरे को पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही। अखिला आंखें बंद किए गुनगुनाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विनी भी गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसकी आवाज अपनी अम्मा की आवाज में ऐसे घुल गई जैसे पानी में शक्कर। एक ही आवाज हो जैसे, मीठी, एक सी मीठी। विनी ने गाना बंद कर दिया और बोली, मेरी आवाज बिल्कुल आपके जैसी है ना अम्मा? अखिला ने उसकी बात को टाला और उठ गई और मुंह में प्रसाद की मिश्री डालते हुए बोली, तू तो मिश्री की डली है, खूब मीठी। विनी चुपचाप उठकर स्टडी में चली गई। वो घर का ऐसा कोना था जहां दोनों माँ बेटी अपने उदास पलों में पनाह लेती थीं। अखिला भी वहीं अपनी बेटी के पास बैठकर किताब के पन्ने उलटने लगी। विनी ने वहां रखे पुराने एल्बम उठा लिए। उसके बचपन से अब तक की ढेर सारी तस्वीरें। उन तस्वीरों में सिर्फ वो थी और उसकी अम्मा। तभी किसी तस्वीर के पीछे दबी एक पुरानी तस्वीर निकलकर नीचे कालीन पे गिर गई। विनी ने झुककर उसे उठाया तो हैरान रह गई। तस्वीर में अखिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और उनके सीने से एक छोटी बच्ची लिपटी थी जो शायद 1-2 दिन पहले ही पैदा हुई हो या कुछ घंटों पहले। विनी के हलक में कुछ अटक सा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने तस्वीर अखिला के सामने रख दी। अम्मा, तुम तो कहती थी कि तुमने मुझे गोद लिया है और तब मैं पूरे 1 साल की थी। फिर ये तस्वीर। अखिला का चेहरा सूखे पत्ते की तरह पीला पड़ गया। क्या उसको अपनी बेटी के सामने अपने अतीत के स्याह पन्ने खोलने होंगे? विनी के सवाल के बाद स्टडी में ऐसी चुप्पी थी कि शोर का एहसास हो रहा था। मन के भीतर का कोलाहल गहरे सन्नाटों में ही तो सुनाई देता है। विनी हाथ में तस्वीर पकड़े अखिला की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवालों के साथ एक उम्मीद भी थी कि क्या वो अखिला की ही बेटी है, और अगर हाँ तो फिर अम्मा ने यह सच छिपाया क्यों कहा कि उसको गोद लिया है? अखिला तो जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकल गई थी। 18 बरस लंबी यात्रा। जिस दिन चेन्नई के अस्पताल में उसने पूरे 9 महीने अपने कोख में पालने के बाद विनी को जन्म दिया था। विनी, उसकी और भूषण की बेटी। भूषण के ख्याल भर से उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। अखिला ने एल्बम को उलट पलट कर एक पुरानी तस्वीर और निकाली और विनी के हाथ में पकड़ा दी। इस तस्वीर में वो सच था जिसको छुपाने के लिए अखिला को झूठ बोलना पड़ा था। विनी ने तस्वीर को देखा, फिर अखिला को। हाँ, ये उसकी अम्मा ही तो थी। 2 चोटियां बांधे, हल्की सी मुस्कुराहट, माथे पर चंदन का आड़ा टीका और उनके करीब, एकदम करीब कोई शख्स था, एक अनजान सा शख्स। अखिला धीरे से बुदबुदाई, तेरे पिता है ये। विनी ने चौंक कर अपनी अम्मा की तरफ देखा। उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की कि शायद कोई एहसास ऐसा गुजर जाए जो उसकी समझ में आए, लेकिन उन आंखों में कुछ नहीं था सिवाय खालीपन के। अब कहाँ है वो? विनी ने पूछा। न जाने क्यों पापा या अप्पा कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बचपन से आज तक जिस शब्द को कभी कहा नहीं, सुना नहीं, उसको जुबान पर लाना उसके लिए आसान नहीं था। अखिला बोली, पता नहीं, तेरे जन्म के पहले से हम साथ नहीं हैं। न चाहते हुए भी विनी का गला भर्रा गया। मैं पैदा होने वाली हूं, ये जानते हुए भी वो चले गए थे। अखिला की कोरी आंखें डबडबा गईं। करीने से बुने गए स्वेटर का एक सिरा उधड़कर विनी के हाथ में आ गया था। अब तो सारे फंदे खुलने ही थे। कमरे की सपाट दीवार पर जैसे प्रोजेक्टर से कोई फिल्म चलने लगी थी। अखिला तब 18 साल की थी, अपने अप्पा की लाडली। वो अप्पा जिन्होंने उसको माँ के हिस्से का प्यार भी दिया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में भूषण आया, उनकी सहेली का दूर का रिश्तेदार, जो पता नहीं कब अखिला के इतना करीब आ गया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था, किसी फिल्म की तरह। लेकिन उस फिल्म की कहानी सुखांत नहीं थी। जैसे ही बच्चे की जिम्मेदारी और शादी की बात आई, भूषण गायब हो गया। विनी ने अखिला को झकझोर दिया। व्हाट द हेल अम्मा,
आपने उसे जाने क्यों दिया? आई वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अखिला ने विनी का हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, उसे मुझसे या तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं था। ही नेवर रिटर्न्ड। भूषण तो चला गया, लेकिन अखिला अपने भीतर पलने वाले बच्चे को जन्म देने की जिद ठान चुकी थी। लेकिन वो इस सच के सामने अपने अप्पा का सामना कैसे करती? उनको कैसे समझाती कि वो बिन ब्याही मां बनना चाहती है? वो जानती थी कि अप्पा उससे नफरत करेंगे, इसलिए किसी से बिना कुछ कहे अपना घर छोड़कर चल दी थी। पिता का जिंदगी में होना कैसा होता है ये विनी ने कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन पिता का ना होना वो अच्छी तरह समझती थी। वो अपनी अम्मा से कस के लिपट गई। कुछ देर को वो खुद मां बन गई थी। अखिला हिचकियां लेकर रो रही थी। इतने बरसों से रुके आंसू आज शायद सारे तटबंध तोड़ने को उतारू थे। विनी अपनी अम्मा की पीठ सहलाती रही, बार बार कहती रही, सब ठीक हो जाएगा अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। You've suffered a lot, अम्मा। अखिला को अप्पा याद आ गए। ऐसे ही तो वो उसको समझाते थे। अपनी पीठ पर उनका स्पर्श उसको अब तक याद है। कैसे छोड़ आई वो अपने अप्पा को अकेले? सह पाए होंगे वो अपनी लाडली का यूं अचानक गायब हो जाना। अखिला बुदबुदाई, कैसे होंगे अप्पा? विनी, कैसे होंगे तेरे नाना? वो बेचैन होकर खड़ी हो गई। छोटी सी स्टडी में चहलकदमी करने लगी। अपनी अम्मा की हालत विनी समझ रही थी। उसने स्टडी में रखे म्यूजिक प्लेयर में MS सुब्बलक्ष्मी की CD प्ले कर दी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उसने माँ को कई बार गुनगुनाते सुना था ये भजन, एक थेरेपी की तरह। अखिला भी गुनगुनाने लगी। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अप्पा कितना बढ़िया गाते थे ये भजन। हर शाम उसको साथ बैठाकर ही संध्या आरती करते थे। कहते थे घर के सब लोगों को इकट्ठा दिया बाती करना चाहिए, शाम को वक्त से घर लौट आने का बंधन रहता है। पर अखिला उस शाम घर नहीं लौटी थी। जब पहली बार उसने अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किए तो वो बहुत डर गई थी। बार बार भूषण को फोन लगाती या अपनी सहेली से कहती कि उसको खोज कर भेज दे, लेकिन वो नहीं आया। उसकी हालत देखकर उसके अप्पा परेशान रहने लगे। उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर वो कभी पतला मट्ठा बनाकर पिलाते तो कभी रसम चावल बनाते। कितना प्यार करते थे उसको अप्पा। विनी चुपचाप अपनी अम्मा को खुद से उलझते देख रही थी। इतने बरसों से मन के तहखाने में बंद उनकी कसमसाहट आज बाहर निकल रही थी। उसका मन अपनी अम्मा के लिए रो पड़ा। उस रात न अखिला को नींद आई, न विनी सो सकी। अगले दिन सुबह 4 बजे अखिला का अलार्म बजा तो वो रोज की तरह नहाकर बाहर कोलम यानी रंगोली डालने आई। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसके हाथ से पानी का कलश छूट गया। वो भीतर दौड़ी। विनी का कमरा खाली था। टेबल पर कॉफी मग से दबी एक पर्ची लिखी थी जिस पे लिखा था, अम्मा मैं जल्द लौटूंगी। अखिला कांप गई। बेटी के घर छोड़ के जाने की तकलीफ कैसी होती है वो आज महसूस कर रही थी। अखिला विनी की छोड़ी हुई पर्ची लेकर कमरे से बाहर आ गई। आज पहली बार उसके दरवाजे पर रंगोली नहीं बनी थी। पता नहीं उसके घर से चले जाने के बाद अप्पा ने कभी कोलम डाला भी होगा। शाम को दिया बाती तो करते होंगे ना। कैसी खुशबू फैल जाती थी हर शाम। दशांगम धूप जलाते थे अप्पा। चंदन की लकड़ी का भूसा और न जाने कितनी जड़ों और फूलों की पंखुड़ियों से बनी वो धूप उनका घर महका देती थी। अखिला ने गहरी सांस भीतर खींची कि शायद वो खुशबू अब भी उसके भीतर कहीं बाकी हो। नहीं, कोई महक नहीं थी, लेकिन अप्पा उसके भीतर अब भी बाकी थे। उसका घर अब भी उसके अंदर सांसें ले रहा था। अखिला ने फोन उठाया और विनी का नंबर डायल कर दिया। कहाँ चली गई उसकी बच्ची? अप्पा के पास गई है क्या? लेकिन वो तो कुछ भी नहीं जानती है कि उसके नाना कहाँ हैं, कैसे हैं, और हैं भी या नहीं। The person you are calling is currently not reachable. फोन से आती आवाज ने अखिला को परेशान कर दिया। वो खींच गई। ये कौन सा तरीका है?
बच्चे समझते क्यों नहीं कि इस तरह पहुंच से दूर हो जाना माँ बाप को कितना भारी पड़ता है। बच्चों का दूर जाना सोचते ही अखिला को याद आया कि यही तो उसने भी किया था अपने अप्पा के साथ। ऐसे ही तो वो भी परेशान हुए होंगे। तब तो मोबाइल फोन भी नहीं थे और उसने तो कोई पर्ची या खत भी नहीं छोड़ा था। उसे याद आई अपने अप्पा की सूरत। जब उसको स्कूल से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती थी तो कैसे उनकी आंखों के किनारों पर लकीरें खिंचाती थी, माथे पर 3 बड़ी सलवटें पड़ जाती थी। लेकिन अखिला को देखते ही वो मुस्कुरा पड़ते और चिंता की सारी लकीरें गायब। वो बिना कुछ कहे फिल्टर कॉफी बनाने चल देते। पता नहीं इन 20 सालों में कभी अप्पा मुस्कुराए भी होंगे और कभी याद किया होगा अपनी बेटी को। नहीं, क्यों याद करेंगे, बल्कि नाराज होंगे, नफरत करते होंगे उससे। इतनी अच्छी परवरिश के बाद भी उनको क्या मिला, ऐसा लगता होगा उनको जब लोग बताते होंगे कि उनकी बेटी बिन ब्याही मां बनने के कारण घर से भाग गई। तभी फोन की घंटी की आवाज सुनकर अखिला अंदर दौड़ी। उनकी वही बचपन की सहेली का फोन था। कह रही थी कि सुबह सुबह विनी के मिस्ड कॉल्स थे। अखिला कांप गई। विनी ने उसकी सहेली को क्यों फोन किया था? क्या वो भूषण यानी अपने पिता को खोजने गई थी? क्या उसके लिए पिता का होना इतना जरूरी है? क्या मेरी बच्ची खुद को नाजायज औलाद मान बैठी है? क्या उसको जन्म देने का मेरा फैसला उसने ही खारिज कर दिया है? अपने मन में कहानियां गढ़ती रही अखिला, लेकिन हर कहानी अधूरी। विनी की बस कोट्टायम पहुंच रही थी। उसके नाना का घर, अम्मा का घर, जिसे उन्होंने उसकी वजह से छोड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक घर के सामने खड़ी थी। बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था कृष्णन नैयर। अक्षरों पर जमी धूल की परत को उसने अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। काश के रिश्तों पर जमी परत भी पोंछ पाए। घर की बाहरी दीवारों का पेंट यहां वहां से उखड़ रहा था। वीरानी इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि इस घर ने अपनी बेटी खोई है। विनी सामने लगी कॉल बेल को बजाने की हिम्मत जुटाने लगी कि तभी पीछे से मलयालम में एक कमजोर सी आवाज आई। कौन है? वो पलटी तो सामने झक सफेद बालों और धूप से कुम्हलाए गालों वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। क्या यही है मेरे नाना? विनी को चुप देखकर वो फिर से मलयालम में बोले, किससे मिलने आई हो बेटी? यहां कोई नहीं रहता। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दिए, जैसे मुस्कुराना दुखों को छिपाने की सबसे जरूरी शर्त हो। उनके मुस्कुराते ही गालों पर गहरे गड्ढे पड़ गए, बिल्कुल उसकी अम्मा की तरह। विनी की आंखें चमक गईं। हाँ, ये नाना ही हैं, अम्मा के अप्पा। वो लपक कर उनके एकदम पास पहुंच गई। बोली, मैं आपसे मिलने आई हूं, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? उसे डर था कि नाना उसको कहीं बाहर से न भगा दें, लेकिन नाना जी बिना कुछ बोले भीतर की ओर चल दिए। पीछे पीछे विनी भी चली आई। अंदर कमरे में जरूरत भर के सामान के अलावा कुछ नहीं था। 4 कुर्सियां, अखबार, पत्रिकाओं से लदी एक टेबल और कोने में पूजा घर, एकदम अम्मा के मंदिर जैसा। तभी नाना जी पानी का ग्लास लेकर उसके पास आ गए। चश्मे को हिला डुला कर एडजस्ट करने लगे। कौन हो तुम? विनी ग्लास टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। उनकी पनीली आंखों में झांका और पूरी हिम्मत बटोर कर बोली, नाना, मैं विनी, आपकी बेटी, आपकी अखिला की बेटी। कृष्ण नैयर लड़खड़ा गए। विनी ने उनको कंधे से पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठा दिया। वो विनी का हाथ अपनी खुरदुरी हथेली में थामे न जाने कितनी देर खामोशी से आंसू बहाते रहे। फिर बोले, मुझे यकीन था कि वो तुमको जरूर जन्म देगी। वो ऐसी ही थी, जिद्दी, पर उसे मुझे छोड़ के नहीं जाना था। हाँ, नहीं जाना था। विनी बुदबुदाई और अपनी अम्मा का नंबर डायल कर दिया। अखिला तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी। अगली शाम अखिला अपने अप्पा के घर के सामने थी। दरवाजे पर पहुंची तो वही पुरानी धूप, अगरबत्ती और कपूर की खुशबू बाहर तक आ रही थी और कुछ जानी पहचानी आवाजें भी। विनी और अप्पा की,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अखिला वहीं देहरी पर बैठ गई। बड़ा लंबा सफर तय किया था, थक गई थी। आ जाओ अंदर। 20 बरस बाद वो अपने पिता के सामने खड़ी थी। एक टक उनकी आंखों में देख रही थी कि किस नफरत से डर के भागी थी वो। इन आंखों में तो उसे बस बेबसी दिख रही थी और एक गहरा अकेलापन। हम कई बार हमारे अपनों से इतना प्यार करते हैं कि उनको तकलीफ ना हो इसलिए उनसे मन साझा नहीं करते। ये गलत है। विनी अम्मा और नाना को देखकर मुस्कुरा दी। आज जैसे विनी ने अपनी अम्मा को रिटर्न गिफ्ट दिया था अपनी जिंदगी के बदले में। उसने गहरी सांस भीतर खींची। व्हाट अ स्मेल! नाना ने अंदर जाकर उन दोनों के लिए फिल्टर कॉफी बनाना शुरू कर दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।